नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है यूएसए के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। उन्होंने अपना जो पद है उसको संभाल लिया है और आते ही उनकी जैसी छवि है, उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान कई सारे वादे किए थे अपने देश के नागरिकों के साथ। तो उन्होंने आते ही उस पर एक्शन लिया और एक के बाद एक कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए हैं, कुछ काफी कंट्रोवर्शियल हैं। उनमें से कुछ पर इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और कुछ का पूरी दुनिया के ऊपर। तो वो क्या क्या डिसीजन है एक बार उनके बारे में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो कई सारे हेडलाइंस है मैंने लगा रखी है, जहां पर कहीं पर डब्ल्यूएचओ से उन्होंने खुद को बाहर कर लिया उसकी बात हो रही है, तो कहीं पर जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की बात की जा रही है। तो कई सारे आर्टिकल्स लगातार इनके ऊपर आ रहे हैं, एक बार हम डिटेल से उसको देख लेंगे। 100 से भी ज्यादा कई सारे उन्होंने फाइल्स पर हस्ताक्षर किए हैं, मगर हमारे लिए कुछ 10-15 काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अपने कैंपेन में जो जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को पूरा करते हुए आते ही उन्होंने एक के बाद एक कई सारे क्या करे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन कर दिया। अब ये एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स हैं उनमें कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, कुछ ट्रेड से रिलेटेड है, कुछ एनर्जी से रिलेटेड और कुछ जो फेडरल वर्कर्स पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड है। सारी बातें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है। तो हमारे देश में भी आपने आर्टिकल 1, 2, 3 अगर पढ़ा हो तो उसमें ऑर्डिनेंस जैसी व्यवस्था है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट के थ्रू सरकार ऑर्डिनेंस जारी करवा सकती है। तो वैसे से ही कुछ, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर क्या है कि यूएस का प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है। उनके पास एक विशेष पावर होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू करने की। ये कानून की तरह ही होता है, लेकिन बाद में अगर चाहे तो इनको चेंज कर सकती है। कौन? वहां की यूएस की जो कांग्रेस है वो नया कानून बनाकर जो इस ऑर्डर के अंदर जो भी बात लिखी है उसको वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस ऑर्डर के अंदर कोई भी बात ऐसी लिखी हुई है जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है, तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां की जो कोर्ट है फेडरल कोर्ट, वो उसको कैंसिल भी कर सकती है। तो ये थी इस ऑर्डर के बारे में। और इसके अंदर कांग्रेस के अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि कांग्रेस में भी डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत ज्यादा पावर है, वहां पर उनके पास अच्छे खासे नंबर्स हैं, तो वहां पर भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब एक एक करके सारे जो प्रोविजन है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। अब इंडिया जो यूएसए है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है यूज सोलाई। अगर आपने सिटीजनशिप अच्छे से पढ़ा होगा, हमारा जो संविधान के अंदर जो पार्ट 2 है सिटीजनशिप, उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर आपको बताया होगा दो कॉन्सेप्ट होते हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड। एक होता है आपका यूज सोलाई और एक होता है यूज सैंग्विनिस, है ना। तो वहां पर यूज सोलाई का कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि यूएसए की धरती पर जो भी जन्म लेगा वो ऑटोमेटिकली यूएसए का नागरिक हो जाएगा। अब कई सारे लोग इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, खासकर जो आपके गरीब देश है और जिनमें भी आपकी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है और इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कई सारे लोग अपने जो प्रेगनेंसी है उसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि उनके बच्चे का जन्म भी यूएसए में हो। ये एक मैं तरीका बता रहा हूं, इसके अलावा भी कई सारे तरीके होते हैं। तो उनके बच्चे फिर जैसे ही वहां पर जन्म होते हैं तो उसको ध्यान रखने के लिए यूएसए का, चूंकि वो सिटीजन होगा, जो भी बच्चा जन्मा है उसका ध्यान रखने के लिए वहां पर जो पेरेंट्स है उनका होना भी जरूरी है। तो इस वजह से फिर उस बच्चे के कारण कई सारे लोगों को भी इलीगल तरीके से, या फिर जो एक वहां पर एक कानून में थोड़ी कमी थी उसका मिसयूज करके कई सारे लोग यूएसए की धरती पर रहते थे। ये बात उनको बहुत ज्यादा खटकती थी और अपने कैंपेन के दौरान बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया था कि मैं जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आते ही खत्म कर दूंगा, और वैसा ही उन्होंने किया। अब इसके ऊपर कई सारे लोगों के अलग अलग मत है। इंडिया के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि कई सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनमें इंडियंस भी बहुत ज्यादा शामिल है, तो उनके ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो यूएसए के अंदर 14th अमेंडमेंट जो वहां पर हुआ था उसके थ्रू ये वाला प्रोविजन आया था, अब इसको रिवर्स कर दिया गया है। अब वहां पर ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये एक ऑर्डर था। इसके अलावा उन्होंने खुद को डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लिया है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि चाइना जो कोविड वायरस है उसका ओरिजिन चाइना से हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपने स्पीचेस के थ्रू ये बताने की कोशिश करी थी कि ये चाइनीज वायरस है, चाइना की लापरवाही की वजह से फैला है, और उसमें डब्ल्यूएचओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर कर लूंगा। और आते ही उन्होंने वैसा ही किया और खुद को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्या है, कंट्रीब्यूटर है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से मिलता था। अब हो सकता है दुनिया के अंदर जो डब्ल्यूएचओ के काम है इससे काफी इंपैक्ट हो सकते हैं। तो एक ग्लोबल बॉडी से खुद को बाहर करना दुनिया की सबसे बड़ी पावर का अपने आप में थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन बहरहाल वो उनका डिसीजन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद
डिलेइंग द टिकटॉक बैन। अभी क्या हुआ था अमेरिका में, जो बाइडेन थे वहां के पूर्व प्रेसिडेंट यानी कि ट्रंप के पहले जो थे, उन्होंने टिकटॉक को जाते जाते क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। अब इसको लेकर वहां के लोग एक तरीके से सड़कों पर आ गए, पागल से हो गए, पता नहीं इतने ज्यादा एडिक्टेड है। हमारे देश में तो सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था और एक नोटिफिकेशन आया था और उसके थ्रू कई सारी एप्स को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी एक था। तो वहां पर लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, इनका मानना है वो काफी क्या हुआ है, इससे हर्ट हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने टिकटॉक के सपोर्ट में वहां पर बात कही। तो अभी ट्रंप ने क्या बोला है कि चलिए आप लोग इतनी डिमांड कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, 75 दिन के लिए इसको जो बैन है इसको हटा देते हैं, 75 दिन का टाइम देते हैं। इसमें जो भी होता है, इनका प्लान है कि टिकटॉक को या तो खरीद लेंगे या फिर कोई अमेरिकन कंपनी क्या कर लेगी, उसमें बड़ा स्टेक खरीद लेगी। तो ऐसा इनका कुछ प्लान है। तो अभी के लिए टेम्पररली उन्होंने क्या कर दिया है, टिकटॉक की जो बैन है उसको पोस्टपोन कर दिया है 75 डेज के लिए। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है, जो अमेरिका की जो पॉलिसीज है, अभी हमने एक वीडियो भी बनाया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा उसके बारे में, कि जो बड़े बड़े देश हैं उसमें खासकर जो आपका ब्रिटेन है, वो कॉलोनियल पावर के रूप में इंडिया को उन्होंने कैसे लूटा था, इस पर एक वीडियो मिलेगा आज या कल में, हम उसको डालेंगे। उसमें ये भी बताया है कि कई सारी जो पावर्स हैं उन्होंने पहले के टाइम पे इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को मिसयूज किया कि आज उसका खामियाजा जो गरीब देश या फिर जो डेवलपिंग नेशन है उनको उठाना पड़ रहा है। अब अमेरिका फिर से वैसे ही कर रहा है। उन्होंने क्या करा, जो पेरिस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड 2015 में जो आया था, उससे खुद को बाहर करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोला है कि मेरा फोकस, मुझे कोई मतलब नहीं है एनवायरमेंट से, मेरा फोकस अमेरिका को ग्रेट बनाना है। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्या करूंगा, फॉसिल फ्यूल्स का भी एक्सट्रैक्शन करूंगा और अपने देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दूंगा। उसमें फ्यूल तो जाएगा। अब अगर मैं पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट रहूंगा तो ये मुझसे क्या करेंगे, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो मुझ पर दबाव बनाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दबाव बनाएंगी। तो इससे अच्छा है मैं खुद को उससे बाहर कर लेता हूं। और इस ग्लोबल ट्रीटी से, जिसको साइन करने में काफी मेहनत मशक्कत लगी थी, उससे इन्होंने खुद को बाहर करने का फैसला लिया है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था ये मैंने वैसे शायद बता दिया है। अब बता देना कि ये कब हुआ था और मतलब साइन कब किया गया था और कहां पर इसकी मीटिंग्स वगैरह कब से स्टार्ट हुई थी, है ना, कौन सा ईयर था वो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये आपको बताना है। ये आप देखें यहाँ पर यूएसए का मैप है, ये आपका ऊपर कनाडा है, इधर यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएसए का एक आपका स्टेट है, राज्य है अलास्का, जो उन्होंने रसिया से खरीदा था। अब यहाँ पर आप देखो इनके नीचे क्या है, साउथ में मैक्सिको है। अब किसी भी देश के बगल में अगर कोई बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो हो सकता है उसके नाम से हो। अब यहाँ पर ये हमेशा मैं तो बचपन से इसी को यही पढ़ता आ रहा हूँ कि ये क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। आपको बताना है गल्फ ऑफ मैक्सिको किन किन को कनेक्ट करती है। दो वाटर बॉडीज है या फिर एक बड़ी वाटर बॉडी जिससे खुद को कनेक्ट करती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप भी बता सकते हैं, या फिर कौन सी रिवर इसमें फ्लो करती है। यूएसए की दो इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पर गिरती है, वो कौन कौन सी, आप उसके नाम बताना सर्च करके। तो यहाँ पर आप देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हुआ करती थी। अब इन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इसका नाम बदलकर बोल दिया है कि अब ये क्या होगा, गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाएगी। तो ये भी एक ऑर्डर यहाँ पर साइन किया गया है वहां के कई सारे लोगों का। मतलब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये वादा करा था कि मैं इसका नाम भी बदल दूंगा, वहां पर हमारा नाम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 2 जेंडर पॉलिसी बनाने की बात कही और बोला कि जो सरकार है वो ये बस 2 ही जेंडर मानती है। इससे जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज है या फिर मेल और फीमेल के अलावा कई सारे क्या करते हैं लोग, अपने आप को मेल या फीमेल जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करवाना चाहते हैं। उनका मानना होता है कि वो थर्ड जेंडर या फिर कोई और जेंडर में आते हैं, फॉल करते हैं। तो इसके काफी खिलाफ है, क्योंकि ट्रंप क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है जो काफी ऑर्थोडॉक्स है। उनमें यहाँ पर 2 ही जेंडर को माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी जेंडर आइडियोलॉजी को यहाँ पर कंफर्म करते हुए बोला कि सरकार जो भी फेडरल डॉक्यूमेंट्स होंगे या पॉलिसीज होंगी या जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें 2 ही जेंडर को माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और भी जेंडर के अंदर फॉल करते हैं तो फिर आप सरकार के जो भी फायदे वगैरह होते हैं उनको, उनके लाभ से वंचित हो जाओगे। ये भी एक फैसला लिया गया है जिसका काफी विरोध हो रहा है। हो सकता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और इस फैसले को बदल दे बाद में। सेम चीज उनके कई सारे क्या थे, जो बिडेन के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, उनमें से 78 ऐसे डिसीजंस हैं जिनको इन्होंने वापस रिवोक करा या फिर चेंज करा। लगभग 78 डिसीजन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही इन्होंने चेंज कर दिए, जिसमें एक ऑर्डर था जो रेशियल इक्विटी एंड कॉम्बेटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एलजीबीटीक्यू इंडिविजुअल्स। तो जो पिछला वाला पॉइंट था उसी से रिलेटेड है। कई सारी वहां पर क्या होती है, एक तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ। तो वहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया था और उसको एक तरीके से आपराधिक बना दिया था, उसको भी इन्होंने रिवर्स कर दिया है। अब इनके ऊपर, इनके प्रोटेक्शन को लेकर वहां पर काफी ज्यादा क्या चल रहा है, एक तरीके से बहस चल रही है। तो कुछ लोगों का मानना है, जो इनके सपोर्टर्स हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, वो क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वापस से जो पहले सिस्टम चला आ रहा था अलग अलग जेंडर्स को रिकॉग्नाइज करने का और इनके राइट्स का, उसी को वापस
लागू किया जाए। इसके अलावा जो नेशनल बॉर्डर है साउथ के साइड, आपकी मेक्सिको जो बॉर्डर है, यहां पर आप देखो ये आपकी क्या है, मेक्सिको बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर है, इसके ऊपर उन्होंने क्या करा कि ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे। आपने देखा होगा एक डंकी मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें इंडियंस किस तरीके से जाते हैं इलीगली अमेरिका के अंदर, ये सॉरी यूके के अंदर, शायद उसमें यूके का बताया गया था, लेकिन यहाँ पर आपने डंकी रूट के बारे में सुना होगा, कई सारे इंडियंस जाते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फिर आपके डेरियन गैप और ये वाले जो आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से होते हुए मैक्सिको में घुसते हैं और मैक्सिको के बाद यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में एंट्री लेते हैं। यही चीज दुनिया के अलग अलग देशों के लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हो, एशियन कंट्रीज हो, चाइनीज लोग हो या फिर साउथ अमेरिकन लोग हो, सभी को अमेरिकन जो लाइफ वो जीना होता है। वहां पर डॉलर्स में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, छोटे काम के भी ज्यादा पैसे, तो हर आदमी वहां पर ज्यादा रहता है। और कई सारे जो ये बीच वाले देश है, इसमें कई सारी गैंग्स हैं जो इनको लोगों को स्मगल करने का धंधा ही करती है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि जो बॉर्डर है, सदर्न बॉर्डर है जो मैक्सिको के साथ हम शेयर करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले तो उन्होंने, आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में एक दीवार ही बनवा दी थी, है ना, अभी उसको और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रूप्स को वहां पर क्या लगा देंगे और उनको पूरे पूरे अधिकार दे देंगे कि हो सकता है कि आपको इनके ऊपर कुछ कड़ा एक्शन लेना हो, चाहे वो गोली वगैरह मारने का हो। तो इस तरीके का इन्होंने फैसला लिया है और यहाँ पर अब अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, ताकि जो इमिग्रेशन पॉलिसी उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से अमेरिका लागू कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। उसके बाद जो फेडरल वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर रिक्लासिफाई किया गया है। इस पॉलिसी का काफी विरोध हो रहा है अमेरिका के अंदर, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो ट्रंप के सपोर्टर नहीं है, मतलब क्या हुआ था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है यूएसए के अंदर उनको काफी सुरक्षाएं प्रदान की गई थी। अब इन्होंने क्या करा, वो कुछ सिक्योरिटीज होते जैसे आपके टेन्योर की सिक्योरिटी की, आपको बीच में से कभी भी हटाया नहीं जाएगा, तो इनका ऐसा मानना है कि ये गलत है। अब कुछ लोग ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इनके जो भी सपोर्टर्स हैं जो ट्रंप की तारीफ करते हैं उन्हीं को बस सरकार मौका देगी वहां पर काम करने का, बाकी जो भी इनके अगेंस्ट जाएगा उनको कभी भी उनके काम से हटाया जा सकता है ना। तो फायरिंग की जो पॉलिसीज है उनको लागू किया जा सकता है, तो डिसमिस करना उनको काफी आसान हो जाएगा, जो भी ट्रंप के समर्थक नहीं है उनके समर्थकों को अंदर लेना इजी हो जाएगा। इसका काफी विरोध हो रहा है वहां पर, लेकिन ये फैसला अभी उन्होंने लिया है। अब देखते हैं आगे वहां पर क्या होता है। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है कुछ एरिया में, खासकर आपका जो मेक्सिको वाला बॉर्डर है वहां पर, और कई सारे मामलों के अंदर वहां पर उन्होंने क्या लगाया, इमरजेंसी लगा दी है टू प्रमोट फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। हम उनके देश में क्या है, कई सारे लोग जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो इस बात का काफी विरोध करते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल पर उनका एक्सट्रैक्शन कम से कम करना चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज ज्यादा ना हो। इस बात को वो ट्रंप नहीं मानते, उनका मानना है कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा चीज हम जब प्रोड्यूस करेंगे तो दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे और उससे अमेरिका के अंदर और ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला है एक नेशनल एनर्जी क्या है, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाने की बात कही है और बोला है कि अब यूएस कोशिश करेगा कि उसके एनर्जी आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि दूसरे देशों के ऊपर जो इसकी डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो और अमेरिका खुद अपने दम पर कई सारी जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एरिया जैसे अलास्का काफी सेंसिटिव जोन है, अलास्का वाला जो रीजन है, तो वहां पर भी फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन को अनुमति देने का यहाँ पर प्लान है। बाकी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज है उनको भी इन्वाइट करने की उनकी योजना है ताकि वो भी आए अमेरिका में और अपने पैसे लगाकर वहां पर फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करें। उसके बाद इशूइंग पार्डन्स फॉर जनवरी 6 डिफेंडेंट्स। तो जनवरी 6 2020 में जब चुनाव हुआ था, यानी कि ट्रंप, आप सभी को पता है ट्रंप इसके पहले एक बार और प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, तो उनका जो कार्यकाल खत्म हुआ था उसके बाद फिर से वहां पर इलेक्शन हुए थे 2020 में, तब जो बाइडेन जीत कर आए थे। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू जब चुनाव खत्म हो गए उसके 1-2 महीने के बाद, रिजल्ट के बाद 6 जनवरी 2021 के आसपास वहां पर क्या हुए थे, राइट्स हो गए थे, दंगे हो गए थे। ट्रंप के कई सारे सपोर्टर्स व्हाइट हाउस के अंदर घुस गए थे, जो आपका कैपिटल हिल है वहां पर घुस गए थे और इस तरीके से उन्होंने कई सारे इलाके को कैप्चर कर लिया था और व्हाइट हाउस के अंदर ही आग लगा दी थी। तो एक डेमोक्रेसी के लिए काफी भद्दा सीन था ये। इससे अमेरिका की जो इमेज है उसके ऊपर काफी डेंट लगा था और ट्रंप पर भी कई सारे लोगों ने, जो डेमोक्रेसी के समर्थक है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्होंने इलीगली सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश करी, क्योंकि वहां पर फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने मानने के बजाय अपने जो समर्थक है उनको व्हाइट हाउस में हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसके ऊपर कई सारे लोगों के ऊपर कई केसेस चल रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इसी को इन्होंने बोला कि जो भी लोग यहाँ पर अंदर आ गए थे उनके ऊपर जितने भी केस वगैरह चल रहे मैं उनको वापस लेता हूं। तो ये कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास करा। अब आपकी इस पर क्या राय है,
क्या ऐसा करना चाहिए? क्या उनके पास कई सारी पावर्स हैं? क्या इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए क्या, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ताकि जो सत्ता के हेड हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर्स हो और वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले लगे? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा आप इस बारे में क्या ओपिनियन देते हैं। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप इसको आंसर करेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल डीजी कौन बनाए गए हैं? राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा या फिर अभिनव कुमार? कमेंट में आप इसका आंसर करिएगा और जो जो मैंने आपसे ओपिनियन मांगे उन पर भी अपनी राय रखने से मत कतराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।